नमस्कार, मैं विवेक आवाज़ में आप सभी का स्वागत करते हैं। अभी हम नेहरू विहार के स्थित जगह पे एक फ्लैट पे आए हैं। एक मित्र हैं यहाँ पे आईएएस की तैयारी करते हैं, इनके बारे में जानेंगे और कैसे तैयारी करते हैं, उनके संघर्ष क्या है यूपीएससी को लेकर। नेहरू विहार जैसे छोटे से कस्बा में रह के और किस प्रकार से मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं, उनसे जानेंगे और आने वाले बच्चों के लिए क्या प्रेरणादायक वो संदेश देंगे, ये सारे उनसे जानेंगे और बात करेंगे। आइए उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नीतीश कुमार है। नीतीश जी, आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अच्छा नीतीश जी, आप कहाँ से आते हैं? मैं सर बिहार बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ सर। बेगूसराय में ग्रामीण एरिया से या शहरी है? मैं सर ग्रामीण एरिया से आता हूँ सर। ग्रामीण एरिया से अगर दिल्ली में आप आईएएस की पढ़ाई पढ़ने आ रहे हैं, क्या आपको मतलब दिल्ली ही क्यों चुना? जैसे बिहार में पटना भी हो सकता है और भी जगह हो सकता है, दिल्ली ही क्यों चुना? क्योंकि काफ़ी यहाँ मतलब पैसे लगते हैं दिल्ली में। गरीब फैमिली आने के लिए बार बार सोचती है ऐसा, मैं दिल्ली जाऊँ या नहीं। आपने दिल्ली आया, क्या सोच कर आए? जी कहीं ना कहीं सर, अगर बात करें सर बेहतर शिक्षा व्यवस्था की, तो वो मुझे कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू यूपीएससी के लिए सर दिल्ली ही बेहतर स्थान मुझे दिखा सर। अच्छा, दिल्ली ही विकल्प आपको दिखा। जी दिल्ली में आने के बाद फर्स्ट आपका ड्रीम क्या रहा? सर दिल्ली में आपको क्या चीज़ मतलब सबसे पहले इसको करना है? सबसे पहले मेरा सर जो एम था सर, यूपीएससी था सर, आईएएस। यूपीएससी के अलावा जैसे काफ़ी लोग अगर ग्रामीण एरिया से आते हैं तो उनका होता है दिल्ली में जाकर पहले किसी प्लेस पे घूमना होता है, किसी से मिलना होता है। आपका ऐसा कोई आदर्श कोई पर्सन हो जिससे आप मिलना चाहते हैं? फिलहाल तो सर मुझे अवसर नहीं मिला, लेकिन मैं सर मिलना चाहता हूँ, लाल कृष्ण आडवाणी से मिलना चाहता हूँ सर। और मेरे प्रेरणा स्रोत एक और थे, एपीजे अब्दुल कलाम, जो अब नहीं रहे सर। तो चलिए जैसे गांव से आप आए होंगे तो कोई ऐसा टीचर बताइए जो आपके आदर्शवादी हों, जिनसे आप व्यक्तिगत मिलकर बात करना चाहते हैं। मैं डॉक्टर विकास देवकीर्ति को अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ सर। अच्छा, विकास द्विवेदी सर के बारे में कहाँ से आपको जानकारी मिली? यहाँ मतलब गांव में भी मैं लोग रहता था, तो उनसे ही मोटिवेटेड होकर के सर मैं आईएएस के लिए आया यहाँ पे। कि एक आईएएस चीज़ होता है जिससे सोसाइटी का पूरा सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग चलाना होता है, अकॉर्डिंग टू लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। तो विकास देवकीर्ति सर से ही सीखे हैं। अच्छा, आपके रूम में बहुत सारे ऐसे पोस्टर दिख रहे हैं जो काफ़ी मोटिवेट करने वाले हैं। हाँ जी, अकेला रहता हूँ, एक दो फ्रेंड्स हैं हमारे, रूममेट हैं, तो हम लोग आपस में हमेशा साथ रहते नहीं हैं, तो मोटिवेशन के लिए तो सर चाहिए ना इस तरह का। अच्छा, आपको लगता है ऐसे अगर किसी पोस्टर को देखा मोटिवेट होंगे या किसी समस्या को लेकर भी, जैसे काफ़ी सारे टॉपरों का देखे हैं, जैसे सृष्टि देशमुख है, वो बोलती हैं अपने समस्याओं से मोटिवेट हो। जी तो आप बिल्कुल इससे कहाँ तक सहमत? जी, मैं 100% सहमत हूँ सर। कि आपके पास ऐसी कौन सी समस्या है जिससे आप मोटिवेट होते होंगे? मेरे पास समस्या बेसिकली जो है सर, मैं फाइनेंशियली बहुत वीक हूँ सर, गांव से बिलोंग करता हूँ सर। तो मेरे फैमिली मेम्बर में भी सारे किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरे फादर भी किसान हैं सर। तो इससे काफ़ी मतलब पैसे की दिक्कत आती है, तो इससे लगता है कि मतलब जितना जल्दी हो सके मैं सफलता को हासिल करके और अपने परिवार वालों को, अपने समाज को एक नया आयाम दे सकूं सर। अच्छा, किसान परिवार से जैसा कि आपने बोला, अगर दूसरा किसान जो अपने बच्चों को आईएएस बनाना चाहते हो तो उनके मतलब क्या एक बजट होना चाहिए? कैसे उनको अगर किसी अपने जैसे बच्चे को बढ़ाएं तो किस प्रकार से उनको मदद करेंगे जिससे वो आईएएस की तैयारी कर सकते हैं? जी देखिए, बेसिकली मैं उन पेरेंट्स से बोलना चाहूँगा, माता पिता से, जो गांव में रह रहे हैं सुदूर इलाके में, और वो अपने बच्चे को आईएएस बनाना चाहते हैं, उनके बच्चे में प्रतिभा है आईएएस बनने की, तो कहीं ना कहीं सर उनको अपने बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे रूममेट भी हैं, वो भी किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे बजट बहुत ज़्यादा नहीं है सर। बेसिकली 7-8 हज़ार में सर मैनेज हो जाता है अच्छे से, आप पढ़ाई फ्लैट सब रह सकते हैं सर। एक किसान परिवार का इनकम ये 7-8 हज़ार रुपये समथिंग रहता है, तो बच्चों को पढ़ाने में अगर 7-8 हज़ार रुपये खर्च करना है तो उनके अपने परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? अगर जिनके 7-8 हज़ार बजट नहीं है, उनके लिए क्या आप संदेश देना है, कैसे तैयारी कर सकते हैं? उनके लिए एक ही संदेश है कि वो घर से भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, अगर वो सक्षम हैं, उनके पास समय है, उनको कोई
डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है घर पे भी, तो वहाँ पे रह करके वो यूपीएससी को जारी कर सकते हैं। स्टार्टिंग एनसीईआरटी से कर सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे कंबाइंड बुक लेकर के वो पढ़ सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। नए स्टूडेंट सोचते हैं जो यूपीएससी की तैयारी करना, उनका पहला कदम क्या होना चाहिए? उनका पहला कदम जो होना चाहिए सर, सबसे पहले तो बेसिक उनका कंप्लीट हो जाना चाहिए दिल्ली आने से पहले ही। घर पे ही वो एनसीईआरटी बेसिक। बेसिक का मतलब है तो डिफाइन करें, बेसिक को आप थोड़ा क्लियर बताएं। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि है तो उनको नहीं पता सर बेसिक में भी हमें क्या पढ़ना है, तो उनके बताइए। बेसिक में सर मेनली जो पढ़ना होता है एनसीईआरटी पढ़ना होता है सर। तो जो हिंदी माध्यम से हैं वो हिंदी माध्यम का बुक पढ़ सकते हैं, इंग्लिश माध्यम से हैं वो इंग्लिश माध्यम से पढ़ सकते हैं सर। तो बेसिकली 6 to 12 का एनसीईआरटी बुक उनके 3-4 बार उनको हो जाना चाहिए था। इसके अलावा कुछ बताना चाहें तो? इसके अलावा सर मैं बताना चाहूँगा, अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल हैं सर शिक्षकों का जो बेहतरीन पढ़ाते हैं सर, तो उनसे भी वो मार्गदर्शन ले सकते हैं और पढ़ के आगे निकल सकते हैं वो सर। जैसे आप दिल्ली आते हैं, दिल्ली में आने के बाद कोई ऐसा फूड बताइए जो खाने के बाद आपको लगा से हाँ चलो दिल्ली में आया तो हमने पहली बार ये फूड खाया। छोले कुलचा सर, मैं यहाँ पे बेसिकली बहुत अच्छा लगता है मुझे खाना। अच्छा, मतलब आप आए खाने के बाद आपको क्या लगा सर? हाँ, दिल्ली में छोले कुलचे सबसे बढ़िया लगा। जी बेसिकली छोले कुलचे ही मॉर्निंग का होता है, नाश्ता होता है सर, तो हम लोग क्लास के दरमियान खा लेते हैं और अच्छा भी लगता है। काफ़ी सस्ते में 20 रुपये में काफ़ी अच्छे से आप खा सकते हैं। अच्छा, दिल्ली में आने के बाद आपको सबसे अच्छा पसंदीदा प्लेस कौन सा रहा? सबसे अच्छा पसंदीदा प्लेस मुझे कैनॉट प्लेस लगा सर। कन्नाट प्लेस आपको क्यों लगा? वहाँ पे क्या ऐसी विशेषताएं हैं जिससे आपको अच्छा लगा? क्योंकि सबसे पहले तो सर दिल्ली का वो हट माना जाता है और वहाँ पे सब जितने भी अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स बने हुए हैं सर वो अंग्रेज ज़माने के ही बने हुए हैं और काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। और आसपास 1-2 मार्केट भी है जो छात्रों के लिए काफ़ी कम बजट में वो अच्छा कपड़ा खरीद सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है पालिका में जैसे सस्ते कपड़े मिलते हैं। पालिका बाजार है उसी के बगल में है सर, तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं सर, अक्सर जाते हैं और वहाँ से कम बजट में सर बेहतर सामान खरीद पाते हैं सर। दिल्ली में एक सबसे बेसिक समस्या है, जैसे मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, गांधी विहार से में यहाँ पे रूम की समस्या है, जहाँ पे ब्रोकरेज लगते हैं, ब्रोकर शोषण करते हैं, ब्रोकर बहुत तरह तरह की परेशानी भी करते हैं स्टूडेंट के साथ। आपके साथ ऐसी क्या कोई समस्या घटी है? हमारे साथ सर 3 बार ये समस्या घट चुकी है सर, ब्रोकरेज वाला। मैं स्टार्टिंग में जब दिल्ली आया था सर, तो मुझे जब फ्लैट लेना था सर, जिस फ्लैट का वो बजट नहीं होना चाहिए सर, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसको आप शोषण के रूप में ही देखिए सर, कि मतलब जैसे मैं आया सर मुझे फ्लैट तो चाहिए था क्योंकि मैं यहाँ पे बगल में कोचिंग है सर हम लोगों का और दूर से हम लोग आ नहीं सकते हैं सर बैक एरिया से, तो यहाँ पे लेना पड़ा सर। तो उसके दरमियान आपके रेंट के आधा लेते हैं यहाँ पे, ब्रोकरेज लेते हैं जो नहीं लेना चाहिए सर, और रेंट भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे सर। अच्छा, यहाँ का 25 गज का जो मकान रहता है उसका रेंट समथिंग कितना होना चाहिए? उसका समथिंग होना चाहिए, जैसे सर आप चले जाइए सर लक्ष्मी नगर चले जाइए, ग्रेटर नोएडा चले जाइए और भी जीटीबी नगर वगैरह चले जाइए सर, तो वहाँ पे सर बहुत कम ही 4,000-5,000 में मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली सर 10,000, 8,000, 11,000 इस तरह से लिया जाता है, जो सही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे रेंट होने का मुख्य कारण क्या है? स्टूडेंट यहाँ पे आसपास कोचिंग है सर, तो जितने भी यूपीएससी के हिंदी माध्यम के कोचिंग हैं सर सब यहीं पे हैं और इसका फ़ायदा उठाते हैं यहाँ के मकान मालिक, ब्रोकर फ़ायदा उठाते हैं, जो बच्चों को, एस्पिरेंट्स को मजबूरी में देना पड़ता है सर, तो हम लोग रह रहे हैं किसी भी हालात में। अच्छा, एक तरह के स्टूडेंटों के यहाँ पे मजबूरी है रहना। जी मजबूरी है रहना, मतलब शिक्षा ग्रहण करना है तो आप किसी भी तरह से आप ज़मीन बेच कर भी आप मकान मालिक को रुपया दीजिए। अच्छा, जैसे आपने कोचिंग वोचिंग करने के बाद आपके पढ़ाई का शेड्यूल क्या होता है? हमारे पढ़ाई का सर शेड्यूल होता है, बेसिकली मैं एक संस्थान ज्वाइन कर रखा हूँ सर, तो उस संस्थान में हमारा सर 2 टाइम क्लास चलता है। एक चलता है सर 9 बजे से 11 बजे तक, फिर 11:30 से चलता है सर 2 बजे तक। सेल्फ स्टडी आप कब करते हैं? जैसे क्लासेस 2 क्लासेस स्टडी मैं सर मॉर्निंग में करता हूँ सर, मैं मॉर्निंग में यहाँ से 6 बजे के करीब जाता हूँ लाइब्रेरी, उसके बाद 9 बजे तक मैं लाइब्रेरी से क्लास चला जाता हूँ। उसी दरमियान मैं सर 30 मिनट में अपना लंच भी कर लेता हूँ सर, उसके बाद मैं क्लास जाता हूँ, फिर उधर से आता हूँ सर, मैं फिर फ्लैट पे आके खाना खाता हूँ, फिर मैं जाता हूँ लाइब्रेरी,
उसके बाद फिर 9 बजे आता हूँ, फिर यहाँ पे खाना बना के फिर लाइब्रेरी जाता हूँ सर, और 2 बजे तक आता हूँ। छात्र जीवन में खाना की सबसे बड़ी समस्या है, उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज तो सर करना ही है, क्योंकि हम लोगों को मतलब जीने के लिए सर खाना तो अनिवार्य है सर। हर मनुष्य को तो खाना बनाना पड़ता है, तो किसी भी तरह से बनाते हैं सर। तो अब बना लेते हैं, काफ़ी टाइम से, लंबे समय से बनाना पड़ रहा है सर। यहाँ पे जैसे टॉपर्स निकलते हैं, तो टॉपर्स देखा जाए तो हर एक कोचिंग में उनका बैनर लगा रहता है। हम लोग जैसे कोई भी नया स्टूडेंट आता है, लगता है इसी कोचिंग से पढ़ते हैं। तो कोचिंग को अगर सही मायने चूज करना हो तो कैसे चूज किया है? क्योंकि एक ही टॉपर हर एक कोचिंग में अपना इंटरव्यू भी देते हैं और हर एक कोचिंग में उनका पोस्टर भी लगा रहता है। सर मैं बेसिकली ये कहना चाहूँगा सर, यूपीएससी एक अपने आप में एक सर चुनौती है सर, जिसका कोई सिलेबस नहीं है सर। मुझे जहाँ तक एनालिसिस किया हूँ सर, और दूसरे का मैं नहीं बता सकता, उसका कोई सिलेबस नहीं है। आपके नॉलेज के आधार पे सर आपका चयन होता है। तो इसके लिए मैं किसी भी छात्रों को किसी भी संस्थान में जाने की लिए नहीं मैं सर बोलूँगा। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको पढ़ना है तो आप खुद से एनालिसिस कीजिए और संस्थान ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे और भी जैसे नए स्टूडेंट आते हैं, तो बहुत सारे कोचिंग वाले बाहर में अपने लड़के लगा रखे हैं ऐसे, हाँ हायरिंग करो और एडमिशन लो। उन लोगों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? जो नए छात्र किसी भी इंस्टीट्यूट में जो नए स्टार्टअप हैं और वो पढ़ाना चालू कर देते हैं, छात्र के जीवन से खिलवाड़ करते हैं, उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए? मैं तो सबसे पहले कहना चाहूँगा भाइयों को, जो भी मुखर्जी नगर फर्स्ट डे आते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है, तो वहाँ पे दलाल टाइप रहते हैं, हर इंस्टीट्यूट के आसपास रहते हैं बहुत सारे नौजवान, जो आपको बोलेंगे कि मतलब कोचिंग लेना है, तो जिससे आप मतलब फर्स्ट डे उनका होता है, नया नया रहते हैं, तो उनके अंदर एक अलग ही जुनून रहता है कि संस्थान ज्वाइन कर ही लें। लेकिन मैं सभी से बोलना चाहूँगा कि आप लोग आएँ तो यहाँ पे आएँ और छात्रों से मिले, जहाँ पे आप छात्र देख रहे हैं बहुत सारे ओल्ड रह रहे हैं यहाँ पे, उनसे मिले, उनसे जानकारी लें कि मुझे यहाँ पे कौन से संस्थान ज्वाइन करना चाहिए। मतलब किसी से भी आप अच्छे से बात करके आप कहने वाला सीनियर जो स्टूडेंट है उनसे सही इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए। जो सीनियर है उनसे इन्फॉर्मेशन लीजिए और वो आपको सलाह दे सकते हैं अच्छे से। अच्छा, जो नए छात्र आ रहे हैं उनको अगर सिंगल लाइन में अगर बताना चाहे तो क्या बताना चाहेंगे आप? किस मामले में सर? जैसे वो पढ़ाई की शुरुआत करके दिल्ली कैसे आए? सबसे पहले तो मैं नए एस्पिरेंट से कहना चाहूँगा कि आप अगर ग्रेजुएशन कर चुके हैं या अंडर ग्रेजुएशन है, तो सबसे पहले तो आप अंडर ग्रेजुएशन में ही अगर आपका जो अचीवमेंट है आफ्टर यूपीएससी का जो गोल है, तो आपको तकरीबन एक साल पहले ही यूपीएससी का प्रिपरेशन के दरमियान आपको एनसीईआरटी का पूरा रिवीजन करना चाहिए अच्छे से। अगर बच्चे छोटे रहें, पेरेंट्स उनको आईएएस बनाना चाहते हैं, तो उनको किस प्रकार गाइडेंसिप देना चाहिए पेरेंट्स को? पेरेंट्स को सबसे पहले तो बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए, मेंटली भी सपोर्ट करना चाहिए और फाइनेंशियली भी आपको सपोर्ट करना होता है, क्योंकि अभी जो भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की बात करता हूँ, शिक्षा एक बिजनेस हो गया है जिसमें बहुत सारे जैसे मेरी बातों आप समझ नहीं पा रहे हैं, जैसा मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को आईएएस बनाना चाहता है फ्यूचर में, तो उनको जो स्टार्टिंग और शिक्षा है प्राथमिक, उनको किस प्रकार से माहौल देना चाहिए, कैसे पढ़ाया जाए, गाइडेंसिप कैसे किया जाना चाहिए? उनको तो सबसे पहले बचपन से ही डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, और जो उसका जो शैक्षणिक योग्यता है बच्चे के अकॉर्डिंग उसको सिस्टमेटिक वे में लेके चलना चाहिए। मतलब अगर यूपीएससी के लिए ही अगर आईएएस बनाना चाह रहे हैं आप, बच्चे को 6-7 का बच्चा है कि फॉर फ्यूचर ये आईएएस बने, तो उसको मतलब 6 क्लास से ही बल्कि एनसीईआरटी बुक से जोड़ देना चाहिए उसको, मीडियम जो भी हो, हिंदी हो इंग्लिश हो, लेकिन उसको जोड़ देना चाहिए और उसको गाइडलाइन देना चाहिए अच्छे से। तो वो उम्मीद है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईएएस बन जाए। जैसे ये बता रहे थे, इनके कमरे में काफ़ी सारे मैप लगा हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं, और एक काफ़ी अच्छे से बताया से प्रिपरेशन कैसा स्टार्ट किया जाना चाहिए और क्या यहाँ की समस्याएं हैं, इनसे जाने। देखते रहे आवाज़ सच के तहत तक।